वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म इन आईआर कि स्ट्रक्चरलिज्म आईआर के अंदर क्या थ्योरी है, क्या पर्सपेक्टिव है। तो इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसका ओरिजिन देखा। आज की इस वीडियो में हम इसकी मेजर अजम्पशन देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम इसके मेजर थीम्स पर बात करेंगे। तो पहला हिस्सा हम कवर कर चुके हैं जिसमें बेसिक चीज़ हमने इसका ओरिजिन देखा कि कैसे कार्ल मार्क्स स्ट्रक्चरलिज्म को एक्सप्लेन करता है। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म का क्रक्स यानी इसका कोर देखेंगे कि क्या कोर वैल्यूज़ हैं, क्या मेजर अजम्पशंस हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब अगर आपको इसका ओरिजिन समझ आ गया तो मेजर अजम्पशन आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। इसको हम थोड़ा मुख्तसर ही करेंगे। तो स्ट्रक्चरलिज्म ये बोलता है कि ह्यूमन नेचर नॉट फिक्स, ठीक है। जिस तरह रियलिज्म बोलता है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, लिबरलिज्म बोलता है कि ह्यूमन नेचर गुड है, यानी कि वो फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स नहीं करता स्ट्रक्चरलिज्म, ये कहते हैं नहीं फिक्स नहीं है, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस जो होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं। और जो ह्यूमन होता है ये प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी होता है, ठीक है। इसकी एक सादा सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप किसी भी उम्र का एक शख्स लें, फ़र्ज़ करें कोई 30 साल का। तो एक 30 साल का शख्स आप किसी अमीर घर में देखें, एक 30 साल का शख्स आप किसी गरीब घर में देखें, तो आपको वाज़ह तौर पर उन दोनों जो शख्स होंगे उनकी शख्सियत में, उनकी नेचर में फ़र्क नज़र आएगा। यानी कि जो एक अमीर घर में पैदा हुआ है उसके घर का माहौल डिफरेंट होगा, एक शख्स जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसके घर का माहौल डिफरेंट होगा। तो वो उस शख्स की जो नेचर है उस पर डायरेक्ट असरअंदाज होता है। तो इसी तरह कार्ल मार्क्स बोलता है कि एक जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसके जो इंडिविजुअल्स हैं, एलीट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, तो जिस तरह की सोसाइटी होगी, जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी, पॉलिटिकल कंडीशंस होंगी, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी नेचर उस तरह से डेवलप होगी। तो ये यानी कि जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है, जो एक ओवरऑल सिस्टम होगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, वो डिटरमाइन करेगा कि एक इंसान की नेचर कैसी है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म में आता है कि इंडिविजुअल माइट बी ग्रुप्ड, ठीक है, माइट हैव कंक्रीट इंटरेस्ट। स्ट्रक्चरलिज्म ये बोलता है कि आप जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ख़ास ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पूरी दुनिया के जो वर्किंग क्लास है उनको आप एक अलग ग्रुप में कर दें, पूरी दुनिया की जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, सॉरी वर्किंग क्लास है या प्रोलेटेरिएट क्लास है उसको अलग ग्रुप में कर दें, पूरी दुनिया की जो एलीट क्लास है, जो बुर्जुआजी है, उसको आप अलग ग्रुप में कर दें। और हर ग्रुप एक ख़ास इंटरेस्ट को शो करेगी। यानी वर्किंग क्लास का एक ख़ास इंटरेस्ट होगा कि उन्होंने इस कंडीशन से, अपनी इस सूरत हाल से बाहर आना है। और जो एलीट क्लास होगी उसका एक ख़ास इंटरेस्ट होगा कि उन्होंने स्टेटस को मेंटेन रखना है और अपनी पोजीशन को ख़त्म नहीं होने देना। तो इस तरह यानी कि एक ब्रॉड स्ट्रक्चर के अंदर आप दो मुख्तलिफ़ तरह की क्लासेस बना सकते हैं या मुख्तलिफ़ तरह के इंडिविजुअल्स को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर ग्रुप का एक ख़ास पार्टिकुलर इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म क्लेम्स टू बी साइंटिफिक, ठीक है, अपने आप को साइंटिफिक कहता है। ये पीछे जो मैंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला कंसेप्ट आपको बताया था कि एक ख़ास चीज़ की बुनियाद पर आप माजी को देखते हैं और उसकी बुनियाद पे आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि माजी में क्या था, फ्यूडल था और पिजनर थे, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि कैपिटलिज्म के आने की वजह से फ्यूडलिज्म का निज़ाम ख़त्म हो गया और एक नई जो क्लास है बुर्जुआजी वो इमर्ज हुई। अब जो कन्फ्लिक्ट है वो बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के दरमियान है। और आइंदा यानी कि साइंटिफिक है ना, माजी था फिर प्रेजेंट आया और फ्यूचर की प्रेडिक्शन ये है कि अब क्या होगा कि प्रोलेटेरिएट वो इस बुर्जुआजी को ख़त्म करेगी और एक क्लासलेस सोसाइटी का क़याम अमल में आएगा। तो ये माजी को देखना, उसकी बुनियाद पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, ये प्रोसेस यानी कि एक साइंटिफिक तरह का होता है जिसमें जिस तरह आपने मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पढ़ा होगा कि अगर 2 4 6 8 10 लिखा है और आगे डॉट्स लगे होते हैं कि आगे क्या आएगा, तो सारी बात है आगे अगर पीछे 2 4 6 8 10 है तो आगे 12 14 16 आएगा, 11 13 ये वाले वर्ड्स नहीं आएंगे। तो इसी तरह आप चीज़ों को आगे प्रेडिक्ट करते हैं साइंटिफिक वे में। इसके अलावा डिफरेंट फ्रॉम आइडियालॉजी है, यानी स्ट्रक्चरलिज्म अपने आप को ये नहीं बोलता कि वो गरीबों की बात कर रहा है तो वो यानी कि ये एक बड़ा एक नज़रियाती कंसेप्ट है या एक आइडियालॉजी है, नहीं। बल्कि आइडियालॉजी को कार्ल मार्क्स किस तरह डिफ़ाइन करता है कि ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ होते हैं जो रिफ़्लेक्ट करते हैं स्पेसिफिक क्लास इंटरेस्ट और इकोनॉमिक ऑर्डर को। यानी कि एक जो ख़ास, यानी कि ये जो कंसेप्ट है ये क्रिटिकल थ्योरी में ज़्यादा इसकी वजाहत होती है और इंशाल्लाह वहाँ पर हम करेंगे कि क्लास इंटरेस्ट को कुछ आइडियाज़ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो ख़ास इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है जिस तरह कैपिटलिज्म का है, कोल्ड वार पूरी हुई थी कैपिटलिज्म में और दूसरी तरफ रशिया था सोशलिज्म या कम्युनिज़म में।
तो आइडियालॉजी कार्ल मार्क्स उसको बोलता है कि आइडियालॉजी ये चीज़ होती है, एक जो थ्योरी होती है इसको आप आइडियालॉजी नहीं बोल सकते। तो इस तरह जो स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट है ये डिफरेंट है आइडियालॉजी से, क्योंकि आइडियालॉजी क्या करती है, ख़ास स्पेसिफिक का क्लास इंटरेस्ट और स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑर्डर उसको रिप्रेजेंट करती है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म एक थ्योरी है। इसके अलावा नेचर ऑफ आईआर जो है ये बेस करती है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पर। ठीक है, तो जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि जो इंडिविजुअल होता है या जो स्टेट होती है ये स्ट्रक्चरलिज्म के कंसेप्ट के मुताबिक ये इंडिपेंडेंट नहीं होती कि ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ले। क्यों? क्योंकि एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना होता है कि जिसके अंदर पहली चीज़ें डिटरमाइंड है कि अमीर ने अमीर होना, गरीब ने गरीब होना है। तो जब स्ट्रक्चर ही ऐसा, निज़ाम ही ऐसा है, तो फिर आप जो मर्ज़ी फ़ैसला लें, जो काम आप मर्ज़ी करें, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। यानी कि इस बात को ज़्यादा मैं आगे ये डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में बताऊँगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर रख रहा हूँ। इसके अलावा कैपिटलिज्म जो है ये फंडामेंटली अनजस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरलिस्ट मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह हमने कार्ल मार्क्स के ओरिजिन में देखा था कि वो कैपिटलिज्म को ही ब्रॉड स्ट्रक्चर मानते हैं कि जिसके तहत दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो जब स्ट्रक्चर कैपिटलिज्म एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है तो उसको स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या बोलते हैं कि फंडामेंटली अनजस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, कि सोशली भी और इकोनॉमिकली भी ये एक अनजस्ट ऑर्डर है। इसके अलावा जनरेट कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है। कैसे करता है ये हमने पीछे देखा कि किस तरह जो एलीट क्लास होती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन करती है, उसकी बेस पे कंट्रैक्ट होते हैं और इसी तरह उसी की बेस पे वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं और इस बात की कोशिश में होते हैं कि कम से कम वेजेस रखे जाएँ, या आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इससे पैदा होती है। यानी कि इस तरह से जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है ये कन्फ्लिक्ट और फंडामेंटली अनजस्ट है। इसके अलावा कैपिटलिज्म इंटरनल कंट्राडिक्शन एंड पीरियोडिक क्राइसिस, ये बेसिकली कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शन थी कि जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है इसके अंदर इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं, यानी कि ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, अब इस सिलसिले में वही इनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला कंसेप्ट है कि पहले फ्यूडलिज्म प्रिजनर थे, फिर कैपिटलिज्म आया जिसकी वजह से फ्यूडल ख़त्म हुए और बुर्जुआजी आ गई। अब कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया कि आइंदा क्या होगा कि जो वर्किंग क्लास प्रोलेटेरिएट है ये बुर्जुआजी को ख़त्म करके एक क्लासलेस सोसाइटी काम करे का क़याम अमल में लाएगी, जिसको बेसिकली कम्युनिज़म बोलती हैं। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर ही कंट्राडिक्शन है। और इसकी एक एग्जांपल हमने पीछे भी पढ़ी थी लेनिन की, कि जिन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म कन्फ्लिक्ट जनरेट करता है जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की फॉर्म में सामने आया। तो इसी तरह कार्ल मार्क्स बोलता है कि कैपिटलिज्म के निज़ाम के अंदर ही कंट्राडिक्शन है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो वर्किंग क्लास है उनके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस पैदा होगी, उनके अंदर एक शऊर पैदा होगा और उन्हें पता चला गया कि किस तरह से हमारा इस्तेसाल हो रहा है, हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। और जब उनको इस बात का पता चल जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, इस निज़ाम को बरतरफ कर देंगे, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। तो इस तरह बेसिकली ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर ही इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शेप्ड और डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स। यह भी बेसिकली कार्ल मार्क्स से लिया गया है कि कार्ल मार्क्स बोलता है कि जो इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं ये डिटरमाइन करती हैं आवर सोशल कंडीशंस। ठीक है, यानी कि जिस तरह की किसी कंट्री की, किसी शख्स की, किसी सोसाइटी की इकोनॉमिक हालत होगी उस तरह की ही उसकी सोशल कंडीशंस होंगी। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक फोर्सेस डिटरमाइन आवर सोशल कंडीशंस, कि अगर मेरे पास मेरी जेब में 1000 रुपया है तो ज़ाहिर बात है मेरा जो फ़ैसले हैं वो उसी हिसाब से होंगे। अगर मेरी जेब में 1 लाख होगा तो ज़ाहिर बात है मेरे पास चांसेस ज़्यादा, मेरे पास अवेलेबल जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज मेरे पास ज़्यादा, तो मेरी सोच बदल जाएगी। अगर मेरे पास 10 लाख होंगे तो इसी तरह यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशन मेरी होगी उस हिसाब से मेरी सोशल कंडीशन भी होगी। तो यहाँ पर जिस तरह लिखा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये शेप्ड और डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो हम मिसाल ले सकते हैं इंडिया की कि वो एक बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया इसमें इन्वेस्ट करती है, और यानी कि शेप्ड और डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ से बेसिकली मैं कश्मीर इशू के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि हमने अक्सर सुना है कि कश्मीर इशू में अक्सर जो पाकिस्तान के मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह यूएई की मिसाल ले लें या इस दूसरे जो मुख्तलिफ कंट्री में नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उसकी वजह क्या है कि वो जो बड़े अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए इंडिया के ख़िलाफ़ उस तरह से नहीं जा सकते। तो इसी तरह जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, स्ट्रक्चरलिज्म
ये बोलता है कि ब्रॉड स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं कि इकोनॉमिक फोर्सेस उसको डिटरमाइन करती हैं कि किस तरह का रिलेशन होगा किस कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशन है या पॉलिटिक्स है उसमें जो मेन एक्टर्स हैं वो स्टेट्स होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इसके अलावा ट्रांसनेशनल सोशल क्लास होती है। अब ये जो 1 2 3 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं ये पूरे कंसेप्ट्स हैं। स्टेट क्या होती है आप मेरी अलग से वीडियो इस पर देख सकते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है, यानी कि अब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम और काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो आप इसको खुद से देख सकते हैं। आईजीओ, इंटर गवर्नमेंट एनजीओस, ठीक है, तो इनको स्ट्रक्चरलिज्म मेन एक्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है कि स्टेट्स रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास रेदर दैन नेशनल इंटरेस्ट। कि ज़ाहिर बात है कि जब एलीट क्लास डोमिनेट करती है, और ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी है। इस हवाले से मैं दोबारा फिर से कार्ल मार्क्स का ये हवाला दूंगा। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो स्टेट होती है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूल होता है, ठीक है, यानी कि जो क्लास डोमिनेट करती है, जो एलीट क्लास होती है, कैपिटलिस्ट क्लास होती है, वो स्टेट को एज अ टूल यूज़ करती है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट और टू रूल, यानी कि हुकूमत करने के लिए, दूसरे लोगों पर रूल करने के लिए ये जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यानी कि ये जो रियलिज़म वाले कहते हैं कि स्टेट रिप्रेजेंट करती है नेशनल इंटरेस्ट और फिर उसको फॉलो करती है और इस तरह से मुख्तलिफ डिसीजन लेती है या वगैरह वगैरह, तो स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियासत है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो एलीट क्लास होती है या जो डोमिनेंट क्लास होती है उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करती है, उनको सिर्फ वो डिफेंड करती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यानी कि कोई गरीबों की बात नहीं, कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो स्ट्रक्चरलिज्म वाले भी यही बोलते हैं कि जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है उसके अंदर एलीट क्लास डोमिनेट करती है तो वो फिर अपनी बात मनवाती है, और अपनी बात मनवाने के लिए वो स्टेट को एज अ टूल, एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है, ठीक है। तो ये बात है इसमें। इसके बाद सबसे आखिर में आता है डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म इन दोनों के बगैर नामुकम्मल है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलती है कि दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो डिपेंड करती हैं अपनी तरक्की के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए उन कंट्रीज़ पर जो पहले से डेवलप्ड हैं या एडवांस्ड हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो लेस डेवलप हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन यूनियन, जिनमें ये बरतानिया, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ये कंट्रीज़ वगैरह आती हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बोलते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन एडवांस्ड फॉर डेवलपमेंट। अब चूँकि ये एडवांस्ड कंट्रीज़ पर डिपेंड करती हैं, तो ये जो डिपेंडेंस बनी हुई है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान के, अगर उन्होंने तरक्की करनी है तो इसका इन्हिसार है उन कंट्रीज़ पर जो पहले से एडवांस्ड है। इसकी वजह से क्या है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री डेवलप नहीं हो पा रही, ठीक है। यानी कि ये किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बल्कि एक रीज़न बता रहे हैं कि क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ आगे तरक्की क्यों नहीं कर पा रही। इस वजह से नहीं कर पा रही क्योंकि जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर वो तरक्की करना चाहती हैं तो वो डिपेंडेंट हैं एडवांस्ड कंट्रीज़ पर, ठीक है। और चूँकि वो डिपेंडेंट हैं इस वजह से वो गरीब हैं, क्योंकि कभी भी एडवांस कंट्री नहीं चाहेगी कि कोई दूसरी कंट्री डेवलप होके आगे आ जाए, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है, और स्ट्रक्चर कैसा है? वर्ल्ड सिस्टम है, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम जैसा कि हमने पढ़ा था कैपिटलिज्म का है। तो ये हम नीचे देखेंगे। तो ये जो डिपेंडेंस बनी हुई है इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप नहीं हो पा रही। अब इसमें वो एग्जांपल देते हैं कॉलोनियलिज़म की और फिर न्यू कॉलोनियलिज़म की, कि पहले क्या था कि जो पावरफुल स्टेट्स थी या जो अम्पायर्स थे वो यानी कि जिस तरह हम बरतानिया की एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने आके इंडिया पे कब्ज़ा किया, तब ये मोनार्की वाला सिस्टम था, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने डायरेक्ट रूल किया कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को कॉलोनाइज़ करता है तो जारी बात है वो स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा वीक होता है। तो पहले ऐसा सिस्टम था, तो उन्होंने डायरेक्ट रूल किया इंडिया पर, बरतानिया ने। और जब वो यहाँ से चले गए तो फिर हम देखते हैं कि एक न्यू कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट सामने आता है कि जिसमें हम IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह का रोल देखते हैं, कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जिस तरह IMF में हम देखते हैं। यानी कि मुख्तसर ये आप IMF में मेरी अलग से मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। यानी मुख्तसर ये कि पहले डायरेक्ट रूल था मिलिट्री के ज़रिए, अब इनडायरेक्ट रूल है, ठीक है। न्यू कॉलोनियलिज्म, ये जो कर्ज़े दिए जाते हैं, ठीक है, कंट्री सारी ज़िंदगी कर्ज़े, यानी कि जब से कोई कंट्री बना तो वो कर्ज़े ही दे रहा है, ठीक है, ले रहा है या दे रहा है, ले रहा है या दे रहा है। IMF से, यानी कि इमरान खान की जब हुकूमत बनी थी तो लाले पड़ गए थे कि इकॉनमी बड़ी वीक थी, IMF से कर्ज़ा लिया, सऊदी अरब गए, UAE गए, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज से उन्होंने कर्ज़े लिए, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला आ जाता है, वहाँ पर पैसे रखने होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसा जाल बना हुआ है इस IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने, ऐसा जाल डाला हुआ है। ये स्ट्रक्चरलिज्म बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है
कि नियो कॉलोनियलिज्म में एक ऐसा जाल बिखरा हुआ है कि जो गरीब कंट्री है वो बेचारा कभी ऊपर आ ही नहीं सकता। आजकल आप देख रहे होंगे कि इमरान खान ने एक दो वीडियोस भी बनाई थी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनका कर्ज़ा माफ़ कर दिया जाए। अब वो कर्ज़ा IMF ने तो नहीं माफ़ करना या वर्ल्ड बैंक ने तो नहीं माफ़ करना, या मतलब IMF या वर्ल्ड बैंक कोई कंट्री तो नहीं है। ज़ाहिर बात है वो जो पैसा दूसरे कंट्री को देते हैं वो पैसा कोई अमीर कंट्री वहाँ पर रखवाते हैं IMF में और वहाँ से वो आगे जाता है। जिस तरह हम इसकी शेयर्स की बात करते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक और IMF का आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल से पता होना चाहिए। तो बेसिकली जिस तरह इमरान खान ने ये दरख्वास्त की कि इनके कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएँ, तो बेसिकली गरीब कंट्रीज़ ने अमीर कंट्रीज़ से ही पैसे लिए होते हैं, ठीक है, उन्हीं को पैसे लिए, फिर कर्ज़ा, फिर इंटरेस्ट रेट और वगैरह वगैरह। तो स्ट्रक्चरलिज़म ये बोलता है कि गरीब कंट्री बेचारे डिपेंड करते हैं एडवांस्ड कंट्रीज़ पर, और यही वजह है कि वो अमीर नहीं हो पा रहे, यानी कि स्ट्रक्चर इस तरह का उन्होंने बना दिया। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी थी। इसके अलावा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो यानी कि एक तो हमने डिपेंडेंसी के एलिमेंट पढ़ा और जिस वजह से वो अमीर नहीं हो पा रहे, इस जाल से निकल नहीं पा रहे, वो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड सिस्टम ऐसा। अब इसमें क्या आता है कि वर्ल्ड एम्पायर, ये जिस तरह मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दी कि पहले सिर्फ वर्ल्ड एम्पायर होते थे, ठीक है, कि जिस तरह पूरा ओटोमन एम्पायर था, इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल एम्पायर था, ठीक है। तो एक कंट्री जब दूसरे कंट्री पर अटैक करता तो बाकायदा तौर पर यानी कि उसे अपना बना लेता। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड इकोनॉमी अमल में आई यूरोप के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जिसकी वजह से एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट अमल में आया, यानी कि पहले स्टेट अमल में आई फिर नेशन स्टेट आई। ये क्यों हुआ कि जब कैपिटलिज्म का निज़ाम आगे बढ़ा। ये क्रिटिकल कंसेप्ट के अंदर, यानी जो क्रिटिकल थ्योरी है वहाँ पर ज़्यादा डिटेल से इसकी बात होगी। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने की वजह से अमल में आई, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आई, कैपिटलिज्म की वजह से। अब स्ट्रक्चरलिज्म वाले बोलते हैं कि एज़ कैपिटलिज्म स्प्रेड, ठीक है, तो फिर अब दो तरह की स्टेट्स अमल में आ गई, एक थी कोर और एक थी पेरिफेरी। ये नीचे लिखा मैंने। तो कोर वाली स्टेट क्या थी, जो वेल डेवलप्ड थी, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनकी जो एग्रीकल्चर वाला निज़ाम था वो यानी कि टेक्नोलॉजी पर बेस करता, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी। इसके अलावा जो उनकी लेबर थी उनके पास स्किल्स हाई थी, ठीक है। ये क्यों हुआ, जब कैपिटलिज्म का निज़ाम अमल में आया शुरू में, ठीक है। पहले यानी कि वर्ल्ड एम्पायर ख़त्म हुए और वर्ल्ड इकोनॉमी जो यूरोप से अमल में आई इंडस्ट्रियलाइजेशन की फॉर्म में, उसकी वजह से कोर बन गया। फिर जब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, यानी कि जिस तरह हमने पढ़ा कि कॉलोनियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो उसकी वजह से फिर कुछ पेरिफेरी बने, ठीक है, जो डिपेंड करते थे कोर कंट्रीज़ पर या एडवांस्ड कंट्रीज़ पर। अब ये जो पेरिफेरी है, ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं जिनमें रॉ मटेरियल आता है, की प्राइमरी गुड्स आती हैं, ठीक है। इसको बेसिकली इस तरह से शो किया जाता है कि ये जो दरमियान वाला ये कोर है और ये पेरिफेरी है। पेरिफेरी से प्रोडक्ट्स जाती हैं कोर के अंदर, ठीक है, यानी कि जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल है, और फिर कोर से मैन्युफैक्चर गुड होके यानी कि बन के चीज़ें वापस आती हैं पेरिफेरी में। यानी पेरिफेरी बुनियादी चीज़ें फराहम करता है कोर को, और कोर उन्हीं चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके वापस पेरिफेरी में लेके आ जाता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म ये बोलता है कि ये है एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये है एक ऐसा वर्ल्ड सिस्टम कि बेचारे जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ से रॉ मटेरियल प्राइमरी चीज़ें कोर में जाती हैं और वही चीज़ें बन के दोबारा उन्हीं कंट्री में आके महंगे दामों बिकती हैं। तो इस वजह से जो गरीब कंट्रीज़ हैं या जो गरीब हैं वो हमेशा गरीब हैं, अमीर हमेशा अमीर से अमीर हैं। इसके अलावा इन द सिस्टम नेसेसिटी टू कोर्स लेबर, यानी कि वही कि मज़दूर की उजरत कम से कम रखनी है। कीप डाउन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि ज़ाहिर बात है जितनी कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा महंगा आप उसको बाहर बेच सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो ये था एक ओवरऑल स्ट्रक्चरलिज्म। ये पीछे मैंने एक पिक्चर इसमें लगाई थी। अब जो बार बार पीछे मैं बात कर रहा था स्ट्रक्चरलिज्म की कि वर्ल्ड सिस्टम ऐसा है कि निज़ाम ही ऐसा है कि अमीर को फ़ायदा होना है, गरीब को नुकसान होना है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, सॉरी ये जो चार्ट बना हुआ है, ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी। अब यहाँ पर देखें कि इसका टॉपिक है कि लैंडिंग इंटरेस्ट रेट इन सिलेक्टेड कंट्रीज़, यानी 2010 से 2014 का ये ग्राफ है। अब इसमें क्या है कि दुनिया के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जिस तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या जो प्राइवेट बैंक्स हैं, ये जब दूसरे कंट्रीज़ को लोन्स देते हैं, ठीक है, तो उन पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है। अब आप ये देखें कि दुनिया का निज़ाम कैसा है कि UK, यानी कि UK का नाम सुन के आपके जहन में कोई गरीब मुल्क तो नहीं आता, यानी कि UK ऐसा है कि जिसने इंडिया पर रूल किया। वो 2010 में 0.5% इंटरेस्ट रेट, 2011 में भी 0.5 और 2014 में भी, यानी कि ये जितना भी कर्जा लेगा उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.5। जापान
जापान यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 1.6, 1.5, 1.4, 1.2 यानी कम से कम इंटरेस्ट रेट। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो हेजिमोन है, सुपर पावर, 3.3, 3.3 यानी कि इतना इंटरेस्ट रेट उन पर लग रहा है। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो दुनिया के सबसे गरीब तरीन कंट्रीज़ हैं। ब्राज़ील है, इस पर 40% इंटरेस्ट रेट, 43%, 32%। युगांडा की बात आप करें, इसके अलावा होंडुरास की बात करें, इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात करें, यानी कि ये बेचारा तो ऐसा कंट्री है कि मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि कुछ भी ना कहूँ। तो इस पे आप इंटरेस्ट रेट देखिए कि 56%, ठीक है, यानी बरतानिया जो पैसा लेगा उस पर 0.5% लगेगा। अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लेगा तो उस पर 56% इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसके अलावा 2011 में 43, 28, 19, 18 यानी कम हुआ है। लेकिन कंपैरेटिवली आप देख लें कि अमीर कंट्री की निस्बत गरीब कंट्री पर इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है। पेरू की आप मिसाल लें, 19%, 18, 19, 18, 15 यानी कि अमीर कंट्री अगर कोई पैसा लेता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट पॉइंट्स की यानी कि 0.1.2 पॉइंट, और अगर कोई गरीब कंट्री बेचारा कोई कर्ज़ा ले ले तो उस पर 40, 20, 18 इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उस पर लग रहा है। तो वो बेचारा पैसे ले के पैसे वापस दे के वो करे क्या, वो क्या करे, यानी अपनी सेविंग वो क्या करे, अपनी जो सोशल वेलफेयर है वहाँ पर वो क्या पैसा लगाए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रक्चरलिज्म के कंसेप्ट की कि ऐसा दुनिया का निज़ाम उन्होंने ऐसा बना दिया है कि अमीर फ़ायदे में है और गरीब हमेशा नुकसान में है। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और मेजर अजम्पशन काफ़ी डिटेल से हमने बात की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा डिटेल से और जानना चाहते हैं तो इसके मेजर थीम्स आप देख लें कि ये जो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हैं इनके बारे में स्ट्रक्चरलिज्म किस पर्सपेक्टिव से देखता है। काफ़ी अहम चीज़ें हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कभी भी आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। तो दूसरे हिस्से में हम ये चीज़ें देखेंगे। आज की वीडियो इतनी ही, देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको किसी हद तक पता चला होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या चीज़ है। तो इसको ख़त्म करते हैं।